लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीआर सिस्टम को। पीआर सिस्टम से इलेक्शंस कैसे होते हैं। पीआर सिस्टम के दो वेरिएशन हमने डिस्कस किए थे। एक वेरिएशन में पीआर सिस्टम में पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। सेकंड के अंदर एक सिंगल कंट्री में लार्ज जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। और मैंने आपको कहा था कि पीआर सिस्टम का एक थर्ड वेरिएंट और होता है जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर अडॉप्ट किया गया है। तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। हाउ डज पीआर वर्क्स इन राज्यसभा इलेक्शंस। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस कितने प्रकार का होता है। इलेक्शंस जो होते हैं उसमें दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो हम एमपी का इलेक्शन करते हैं, एमएलए का इलेक्शन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम जैसे इलेक्ट करते हैं, लोकसभा मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, या हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को जब हम वोट करते हैं तो वोटर्स डायरेक्ट कैंडिडेट को वोट करते हैं और ऐसे इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। एक सेकंड जो उसका टाइप है इसी इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। कैसे वो काम करता है इसको देख लेते हैं। हम राज्यसभा के इलेक्शन में वोटर्स वोट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ये वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। यानी वोटर्स इनडायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर वोटर्स वोट करते हैं और लोकसभा के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं, पर राज्यसभा के अंदर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? वोटर्स ने वोट किया, एमएलए को इलेक्ट किया और एमएलए ने वोट किया राज्यसभा मेंबर्स के लिए। इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अ थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (STV) is followed for Rajya Sabha elections. Every state has a specific quota of seats in Rajya Sabha. हर स्टेट का राज्यसभा के अंदर सीट का अपना कोटा, फिक्स कोटा होता है। राज्यसभा की टोटल 250 सीट्स है और अभी प्रेजेंटली राज्यसभा के अंदर 245 सीट्स है, और उस 245 सीट्स में से 12 सीट जो होती है वो नॉमिनेट होके आते हैं और 233 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। आउट ऑफ 233 राजस्थान के पास 10 सीट्स का कोटा है, तो राज्यसभा में 10 मेंबर्स राजस्थान से इलेक्ट होके आते हैं। The members are elected by the respective state legislative assemblies. The voters are the MLAs. MLA कौन होते हैं? जो legislative assembly के member होते हैं उसे हम बोलते हैं MLA, member of legislative assemblies. Every voter is required to rank candidate according to her or his preference. अब ये थोड़ा सा और जो है कंफ्यूजिंग है, इसको यूं समझना। इलेक्शन के अंदर 4 लोग जो है वो एक सिंगल सीट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो जब वोटर्स वोट करेंगे यानी एमएलए जब वोट करते हैं तो वो उन चारों के आगे अपने प्रेफरेंस लिखते हैं। मान लिया 4 हैं, ए, बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट एक सिंगल पोस्ट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो जब एमएलए वोट करेगा तो वो अपनी चॉइस जो है वहां पर सामने बतलाएगा। जैसे अगर वो चाहता है कि मैं डी कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहता हूं, डी को वोट करना चाहता हूं, तो डी के सामने अपनी चॉइस लेकर नंबर 1। उसके बाद वो सोचता है कि अगर ये इलेक्ट नहीं हो पाता है तो वो अपनी सेकंड चॉइस डालेगा बी के आगे, या जिसके भी आगे वो डालना चाहता है, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, ऐसे अपनी वो चॉइस उसके अंदर लगाते हैं। एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हिज हर प्रेफरेंस। टू बी डिक्लेयर द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। मैंने आपको बताया था कि पीआर सिस्टम के अंदर इलेक्ट होने के लिए मिनिमम कोटा रिक्वायर्ड होता है, विच इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। मैंने कहा था यहाँ पर जो थर्ड वेरिएंट है हमारे यहाँ पर, उसमें वोटर्स 51% वोट मिलते हैं तब वो इलेक्ट होता है। अब ये कोटा कैसे डिसाइड करते हैं? टोटल वोट जितने पोल होने, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी हमको 1 प्लस करना है। ये कैसे फार्मूला काम करता है विद एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये देखिए आप, 200 वोटर्स राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 200 मेंबर्स है, तो यानी वोटर्स कितने हो गए? 200। 4 मेंबर अगर इलेक्ट होके आने हैं, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, और ये इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 प्लस करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो 200 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 40। 40 में हमने 1 को प्लस किया, आया 41। यानी अगर राजस्थान में राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं और 4 कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो हर कैंडिडेट को मिनिमम 41 वोट्स मिलना जरूरी है। अगर उन्हें 41 वोट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो इलेक्ट नहीं हो पाएगा। यही न्यूनतम कोटा या मिनिमम कोटा कहलाता है। जबकि एफपीटीपी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं। एफपीटीपी सिस्टम में जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference vote secured by each candidate. मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, हर जो एमएलए होता है उसको
कैंडिडेट के आगे अपनी प्रेफरेंस बतानी पड़ती है। तो जब फर्स्ट वोट काउंटिंग होती है तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होती है, यानी उन्होंने जिसके आगे नंबर 1 लिखा है वो वोट काउंट होगा। पर ऐसे अगर किसी कैंडिडेट को 41% वोट नहीं मिल पाते हैं तब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाता है। जिस कैंडिडेट को बाहर निकाला जाता है उसके आगे जो सेकंड प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से उसके वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बाकी 3 कैंडिडेट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट आर डिक्लेयर इलेक्टेड। और ये एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक किसी कैंडिडेट को मिनिमम कोटा वोट नहीं मिल जाते हैं और उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस कैंडिडेट को हम बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसके वोट ट्रांसफर होते हैं बाकी बचे हुए कैंडिडेट को। हमारे यहाँ पर जो इसका जो थर्ड वेरिएशन है इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ द पीआर भी कहते हैं। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया है। एपीटीपी इज सिंपल इलेक्शन सिस्टम टू बी अंडरस्टूड टू कॉमन वोटर्स अनलाइक proportional representation system which is complicated one, and India is gained independence many were illiterate। जब आजाद हुए थे तो केवल 20% लिटरेसी थी हमारे यहाँ पर, और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट किया। सेकंड, क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स। वोटर्स के सामने चॉइस क्लियर होती है, उन्हें मालूम होता है कि हमें कैंडिडेट को वोट करना है और उनको मालूम है किसी इलेक्ट करने जा रहे हैं। पर पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट किया जाता है, कैंडिडेट को मालूम नहीं, वोटर्स को मालूम नहीं होता है कि वो अपना वोट डालेंगे तो उनमें से कौन सा व्यक्ति इलेक्ट होकर आएगा, तो उनके पास क्लियर चॉइस नहीं होती। पर एफपीटीपी सिस्टम में उनके पास क्लियर चॉइस होती है, जिसको वोट डालते हैं उनका वोट उसी कैंडिडेट को जाता है। आप पार्टी को वोट करते हैं और पार्टी अपने लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट को इलेक्ट करती है, यानी आपको फाइनली पता नहीं होता है कि कौन कौन इलेक्ट होकर आएगा। पर एफपीटीपी सिस्टम में क्लियर है, आपने जिसको वोट दिया अगर उसको हाईएस्ट वोट मिले तो वो इलेक्ट होकर आएगा, कंफर्म है। Accountability. In FPTP system, the voter known whom they have voted for। आप देखिए यहाँ पर FPTP सिस्टम में आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो इलेक्ट होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हो जाती है क्योंकि आपने उसी को वोट किया था। पर पीआर सिस्टम के अंदर आपने पार्टी को वोट दिया है तो कैंडिडेट को आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते। कैंडिडेट तो पार्टी ने निकाला है और वो कैंडिडेट बोल सकता है कि वो दूसरा कैंडिडेट भी इसके लिए, दूसरा कैंडिडेट भी अकाउंटेबल है या पूरी पार्टी इसके लिए अकाउंटेबल है, वो अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। दे कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल बट इन पीआर वोटर्स वोट फॉर पार्टी एंड कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट, सो द वोटर्स डोंट नो हु टू होल्ड अकाउंटेबल फॉर द वेलफेयर। इस कार्टून से हम हमारा जो वोटिंग सिस्टम है उसको और समझ सकते हैं। ये सिचुएशन होती है एफपीटीपी सिस्टम के अंदर, जो स्मॉलर पार्टीज होती है उसकी ये सिचुएशन होती है, वो अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं बड़ी पार्टी के सामने। जो लार्जर पार्टीज होती है, जैसे अभी भारत में लार्जर पार्टी कांग्रेस या बीजेपी है, उन पार्टी के सामने छोटी पार्टियों की यही सिचुएशन होती है। अगर लार्जर पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो छोटी पार्टियों की कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर हम देखेंगे तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2016 में जो तमिलनाडु का असेंबली इलेक्शन हुआ था, एआईडीएमके को हमारे वोटिंग सिस्टम से 40% वोट मिले थे, पर सीटें कितनी मिली उनको 135। वहां पर टोटल सीट से 232, यानी इन्हें मोर देन 50% सीट्स मिल गई है हमारे वोटिंग सिस्टम से, जबकि वोटों का परसेंटेज लेस देन 50% है। अगर यही पीआर सिस्टम होता तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये टेबल आप फिल कर सकते हैं, आपकी बुक में दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वोटिंग पीआर सिस्टम से होती है हमारे यहाँ पर, हमने एफपीटीपी की जगह पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया होता तो यहाँ पर इन्हें केवल 95 सीट्स मिलती। तो आप ये वेरिएशन देख सकते हैं कितना बड़ा वेरिएशन आ रहा है एफपीटीपी के अंदर और पीआर में। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेबल गवर्नमेंट। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट पीआर सिस्टम में नॉट प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर बट पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस क्लियर मेजोरिटी सिंस सीट्स आर अलॉटेड टू लेजिस्लेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वोट शेयर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने अभी आपको बताया, किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है और इसलिए यहाँ पर स्थिर सरकारें नहीं बन पाती, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, सरकारें बार बार गिरती हैं। पर एफपीटीपी सिस्टम के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। द एफपीटीपी सिस्टम अलाउज लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विथ मेजोरिटी मोर देन पीआर सिस्टम of sharing votes may give. The FPTP system therefore provides stability to permanent parliamentary government. Wide representation. The FPTP सिस्टम के अंदर ये एंकरेज करता है वोटर्स को, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के होते हैं वो साथ साथ आकर इलेक्शन को लोकली इलेक्शन जीत सकते हैं। पर पीआर सिस्टम के अंदर
सभी जो डाइवर्स ग्रुप है उनको नेशनल लेवल की पार्टी बनानी पड़ती है, और नेशनल लेवल पे उनको इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है उनकी कम्युनिटी के लोग पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, तो उनको नेशनल लेवल के ऊपर इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता है। जबकि एफपीटीपी सिस्टम के अंदर उनको वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग इलेक्ट होकर आ सकते हैं। अगर वो लोग एकजुट हो जाते हैं लोकली और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो लोकली एकजुट हो जाते हैं, तो वो अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करा पाते हैं। पर पीआर सिस्टम में ऐसा होना मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। थैंक यू।